मैं डॉक्टर सुनील कुमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा सोनभद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, आपके बीच इकोनॉमिक सिस्टम लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पोर्शन है। इसके उद्देश्य क्या है? आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक प्रणाली के मूल तत्वों के बारे में जानकारी देना, आर्थिक प्रणाली के विभिन्न प्रकारों की जानकारी देना, पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित आर्थिक प्रणालियों की विशेषताओं एवं उनके गुण दोष के बारे में जानना, और भारत में आर्थिक प्रणाली अपनाए जाने के कारणों की जानकारी देना, ये मुख्य बातें शामिल हैं। आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का एक ढांचा है जिसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग पर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। आर्थिक प्रणाली समाज की आर्थिक क्रियाओं के संगठन पर प्रकाश डालती हैं तथा इसमें उपभोग, उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक प्रणाली के मूल तत्वों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें ढेर सारे तत्व सम्मिलित हैं, जैसे व्यक्ति इसका एक बहुत बड़ा अंग है। इसमें देश के भीतर लोगों की विभिन्न भूमिकाओं जैसे ऋणदाता, ग्राहक, नियोक्ता, कर्मचारी, स्वामी, पूर्तिकर्ता आदि के सहयोग एवं संबंधों से आर्थिक प्रणाली का निर्माण होता है। परंतु यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से व्यक्ति विद्यमान आर्थिक प्रणाली में सम्मिलित होते हैं। संसाधनों की बात करें तो संसाधन में जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन तथा बाजार आदि से यहाँ पे तात्पर्य है। ये साधन किसी देश की दिशा एवं दशा को, कंडीशन एंड डायरेक्शन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल होते हैं। प्रतिफल भी एक इसका एलिमेंट है। प्रतिफल कंसिडरेशन, उत्पादन एवं वितरण के साधन किस प्रेरणा से कार्य करते हैं, साहसी इन्हें कार्य पर क्यों लगाते हैं, प्रतिफल प्राप्त करने की आशा में ही उत्पादन के समस्त साधन अपने प्रयासों का योगदान करते हैं। इस प्रकार लाभ एवं सामाजिक कल्याण के समस्त आर्थिक प्रणालियों का प्रमुख आधार होता है, जिसको हम प्रतिफल के रूप में जानते हैं। नियमन, रेगुलेशंस, समस्त आर्थिक प्रणाली कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा घटकों से नियमित एवं नियंत्रित होती हैं। व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं का नियमन करने वाले प्रमुख घटक कंपटीटर्स, जिसको हम प्रतिस्पर्धी कहते हैं, मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, सरकार की नीतियां आदि इसमें सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कौन सी वस्तु उत्पादित किया जाए तथा उत्पादन करने की मात्रा क्या हो, विच कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी, वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ शैल द गुड बी प्रोड्यूस, वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए। ये ढेर सारे प्रश्न आर्थिक प्रणाली के कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं, जिसको कि अनिवार्य रूप से देखना होता है। आर्थिक प्रणाली के प्रकार, इकोनॉमिक सिस्टम के कितने काइंड्स, कितने टाइप्स हैं जो कि आसानी पूर्वक लागू किए जाते हैं किसी भी व्यवसायिक सिस्टम में। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण प्रकार अर्थशास्त्रियों ने सुझाए हैं, जिसमें पहला है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है समाजवादी आर्थिक प्रणाली, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, एंड थर्ड एंड लास्ट है आपका मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को उठाएं और इसके बारे में जानें तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि ट्रेडिशनली प्राचीन रूप से चले आ रहे हैं, जैसे स्वतंत्र पूंजीवाद, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप एकदम नगण्य होता है या गवर्नमेंट एकदम से एब्सेंट होती है उस सिस्टम के अंतर्गत। दूसरा है कि नवीन या मिश्रित पूंजीवाद, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप पर्याप्त मात्रा में होता है, उसमें सरकारी गतिविधियों के मुख्य रूप से सुपरविजन में होते हैं, सरकार के सुपरविजन में गतिविधियां संपन्न होती हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं पे अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो उसमें निजी स्वामित्व एक महत्वपूर्ण अंग है, प्राइवेट ओनरशिप, जिसको कि
सिस्टम बहुत फॉलो करता है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, द किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर एज प्ले रोल, उत्तरदायित्व के हिसाब से, बचत एवं विनियोग की स्वतंत्रता के हिसाब से, और मूल्य यंत्र, कोई प्राइस मैकेनिज्म है कि नहीं है, और प्रतियोगिता के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंग हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता इसमें किस तरह की होती है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, आय की असमानता। आय की असमानता से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल है कि नहीं है, क्या कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति संग्रह है या कुछ लोगों के पास कम है, इन सब चीज़ों का इसमें जिक्र आता है। केंद्रीय नियोजन का अभाव, लैक ऑफ या अब्सेंसिया ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं होती है रूलिंग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकार की सीमित भूमिका होती है इसमें, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। समाजवादी आर्थिक प्रणाली पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे पूंजीवादी के बाद। समाजवाद से तात्पर्य ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का या तो अधिकार रहता है या उसके नियंत्रण में रहते हैं। मतलब आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार या नियंत्रण रहता है। इसमें विनियोग, संसाधनों का आवंटन, उत्पादन, वितरण, उपभोग, आय इत्यादि सरकार द्वारा निर्देशित एवं नियमित किए जाते हैं। समाजवादी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं कि क्या इसमें कुछ उसी टाइप का है जैसे पूंजीवाद में हमने देखा, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस पे होता है, जबरदस्त होता है। आर्थिक नियोजन बनाती हैं गवर्नमेंट, आर्थिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग बना के देती हैं। आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्रतियोगिता का अभाव, जहां गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं या जहां पे समाज कल्याण की बात होती है वहां पे प्रतियोगिता का अभाव प्राय देखा जाता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, कोई कंपटीटर्स तो रहते हैं, कंपटीटर्स थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होती है कि अपने हिसाब से हम प्रोडक्शन कर ले, जैसा कि हमने पूंजीवाद में देखा। और शोषण का न होना, नो एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का शोषण उत्पादनकर्ता या उपभोक्ता के लिए नहीं दिखता है, सबको सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली, अगर हम तीसरे नंबर का जो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने रखा था कि पूंजीवादी, सामाजिक और मिश्रित, तो मिश्रित को हम लेते हैं क्योंकि यही डेमोक्रेटिक है और इसी को एक भारत जैसा देश पसंद भी करता है। पूंजीवाद की कमियों को दूर करने के लिए समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत कार्य करती है, जैसा हमने उसके गुण दोष से देखा था, लेकिन इसमें पूंजीवाद के लाभों से भी वंचित रहना पड़ता है। इस प्रकार हमारे समक्ष दो अर्थव्यवस्थाओं में से एक चुनाव करना होता है। दोनों की ही अपनी अपनी विशेषताएं एवं लाभ हानियां हैं। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सबसे बड़ा दोष यह है कि एक के लाभ दूसरे से प्राप्त नहीं किए जा सकते। अतः एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लाभों का एक साथ उसकी प्राप्ति हो सके। इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म या उदय हुआ। मिश्रित आर्थिक प्रणाली का अगर हम थोड़ा सा उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे जाए तो इसमें J.W. ग्रो एक अर्थशास्त्री रहे, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की पूर्ण धारणाओं में से एक धारणा यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन एवं उपभोग से संबंध मुख्य निर्णयों को प्रभावित करने में निजी संस्थानों को स्वतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन प्राप्त स्वतंत्रता से कम स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तथा सार्वजनिक उद्योग
सरकार के कठोर नियंत्रण से मुक्त होते हैं। अगर इन सबकी परिभाषाओं को हम लें या एक कंक्लूजन मीनिंग या डिफिनीशन देने का प्रयास करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों का सह अस्तित्व होता है तथा मानवीय मूल्यों, आर्थिक विकास एवं समाज कल्याण को समन्वित किया जाता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्व के आधार पे, आर्थिक प्रभाव क्षेत्र के आधार पे, शोषण तत्व के आधार पे, कल्याण तत्व के आधार पे, अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति के आधार पे हम मिश्रित करते हैं, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग समाज कल्याण के लिए करना संभव हो सके। मिश्रित आर्थिक प्रणाली के अपनाने के कुछ कारण होने चाहिए और उन कारणों पे अगर हम प्रकाश डालें तो उसमें पहला कारण है कि पूंजीवाद के दोष को दूर करना, टू रिमूव द डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। सेकेंड हो सकता है कि पूंजीवाद के समस्त लाभ को प्राप्त करना हो, टू अचीव ऑल बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। समाजवाद के लाभ को अगर प्राप्त करना हो, टू अचीव बेनिफिट्स ऑफ सोशलिज्म एंड आधारभूत एवं जनहित उद्योग का विकास करने का भी एक प्रमुख कारण हो सकता है इसको अपनाना। मिश्रित आर्थिक प्रणाली की अगर हम कुछ विशेषताओं पे चर्चा करें तो उसमें ढेर सारे क्षेत्र इसमें समावेशित होते हैं, जैसे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, सार्वजनिक हित सर्वोपरि होती है क्योंकि उसी से हम समाज कल्याण कर भी सकते हैं, आय की समानता के लिए प्रयास, जो एफर्ट्स फॉर इक्वलिटी ऑफ इनकम है उसके लिए हम मिश्रित आर्थिक प्रणाली में कर सकते हैं प्रयास, आर्थिक नियोजन, जो दोनों में हमने देखा कि कैपिटलिज्म में तो एकदम नहीं था इकोनॉमिक प्लानिंग, लेकिन समाजवाद में था और समाजवाद से ही ये लिया गया मिश्रित वाले में। सरकारी नियंत्रण जो कि पूंजीवाद में एब्सेंस था, यहाँ पे इसका थोड़ा सा समाजवाद की तरह उपस्थिति रहेगी। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पे है मिश्रित वाले में। साधनों का कुशलतम उपयोग हम कर सकते हैं, नियोजन के लाभ इनको मिलेंगे क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग बन रही है। व्यक्तिगत उपक्रम को भी महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एंटरप्राइजेस उनको भी हम लेके चलते हैं आर्थिक मिश्रित आर्थिक प्रणाली में। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का संयुक्त विकास इसमें संभव हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत ने मिश्रित आर्थिक प्रणाली को कब अपनाया और इसके प्रति क्या रुख है, तो देश की प्रथम औद्योगिक नीति जो कि 1948 में बनी और लागू हुई, जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की जन्मदाता भी है ये टाइम पीरियड। इस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उद्योगों को कुछ भागों में विभक्त किया गया, जिनकी संख्या 3 है, जिसमें पहला है कि ऐसे उद्योग जिनका संचालन केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है, ऐसे उद्योग जिनका विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है, तथा कुछ ऐसे उद्योग हैं जो पूर्णतः निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए थे। 3 क्षेत्रों में बांट के भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली लागू की गई 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति के तहत।